नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं क्योंकि बीच में मैं किसी न किसी कारणवश फंस गया था और क्लास नहीं ले पाया था और मैं फिर से आ गया हूँ। और हम लोग आज पढ़ेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। तो आइए बता दें, ये जो हमने स्टार्ट किया था अध्याय 6 में क्या पढ़ रहे थे हमने, त्रिभुज पढ़ा था। इस त्रिभुज का भाग 1 ले लिया था, आज ये भाग 2 होगा और लेक्चर जो है हमारा 28/50 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो समझते हैं थेल्स प्रमेय है क्या। थेल्स प्रमेय देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय नाम से है और ये प्रमेय 6.1 है। प्रमेय को हम लिख दिए हैं, आपको प्रमेय जो है या तो लिखा लिखा आएगा या तो बोलेगा सीधे थेल्स प्रमेय है क्या। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, बनाते रहें समझते रहें। एक त्रिभुज बनाएं, ठीक, जितना कहा है उतना हम लोग करते रहें। चलिए एक त्रिभुज बना लिए। कह रहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं, मतलब एक भुजा आपका ये ले लीजिए ए, ये ले लीजिए बी, ये सी, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में मान लेते हैं इस बी सी के समांतर, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी कि अन्य दो भुजाएं, अब एक भुजा ये बचा और एक भुजा ये बचा ए सी, ठीक है, इनको प्रतिच्छेद करने के लिए मान लेते हैं इस ए बी को यहाँ कहीं प्रतिच्छेद करे और इस बी सी को यहाँ कहीं प्रतिच्छेद करे। इनको प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए और थोड़ा सा नीचे खींच लीजिए। मान लेते हैं इसको यहाँ प्रतिच्छेद करे। इनको प्रतिच्छेद करने के लिए क्या किया जाए, एक रेखा खींची जाए। तो ये जब रेखा खींची जाएगी और चलिए खींच दिए, है ना, तो उसके बाद फिर ये जो दो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। यानी कि ये जो ए से लेके मान लेते हैं यहाँ पे ये ई है और यहाँ पे ये एफ है, तो समानुपाती हो जाएंगे। ए से लेके ई तक, ए ई बटे ई बी, डी लिख लेते हैं, डी ई लिख ले देते हैं, डी ई थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक, ये बराबर हो जाएगा ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक। ऐसा होगा कब, जब ये आपका डी ई समांतर हो जाएगा इसके ए बी के, ए बी कह रहे हैं बी सी के। यानी कि एक बार आपसे समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ। कह रहा है उस प्रमेय में कि अगर हम ए बी और सी एक त्रिभुज लेते हैं, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा, मान लेते हैं भुजा है, किसी एक भुजा के समांतर, ये इस भुजा के ये क्या है, समांतर है, इसके समांतर, एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाएं बच रही हैं उनको किसी एक जगह पर प्रतिच्छेद करे और इसको भी किसी एक जगह पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो इन दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समानुपाती होती हैं। यानी कि ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक का मान ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। यही ए डी यानी ए डी और अनुपात हो जाएगा ए ई और बटे ई सी, ठीक। ये है थेल्स प्रमेय। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले आप लिखिए दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। ए बी सी एक क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, लिख लिए। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी नहीं बी सी, ये भुजा बी सी के समांतर, भुजा बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है जो भुजा ए बी और ए सी, जो भुजा ए बी और ए सी को
क्रमशः बिंदु किस पे, बिंदु डी और बिंदु डी और क्या करती है, ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, ये हमने लिख दिया, क्या दिया है ना। अब हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। देखिए प्रूफ कभी भी किया जाता है 3 स्टेप में। सबसे पहले दिया है, उसके बाद लिखते हैं सिद्ध क्या करना है, उसके बाद अगर कुछ रचना करनी होती है उसको लिख लेते हैं, फिर जाके प्रूफ करना शुरू करते हैं। दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी, यानी कि ये दोनों, ये क्या है, अन्य दो भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, यही सिद्ध करना है जो यहाँ पे लिखे हैं, अभी समझाएं। ठीक, अब हम लोग रचना इसमें करेंगे, यही आपको याद करनी है और इसको याद कर लीजिएगा और देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं रचना। क्या करिए आप, बी को ई से मिला दीजिए। ठीक है, इस पेन से थे, चलिए ठीक है, इसी वाले से रहने दीजिए। बी को ऐसे ई से मिला दीजिए। ठीक है, रचना हो गया। और सी को डी से मिला दीजिए। सबसे पहले रचना करिए, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, मिला दिए, है ना। अब यहाँ पे पहला रचना हो गया, एक रचना और करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात कर रहा हूँ। देखिए ये आपका है, यहाँ से इस भुजा से इस पे एक लंब डाल दीजिए, इस पे क्या करिए, एक लंब डाल दीजिए। अगर चाहे तो डैश डैश आप बना सकते हैं। ठीक है, इस पे एक क्या करिए, लंब डालिए, डाल दिए। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, दोनों तरफ से लंब हो गया। अब इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं ये एन है और एक यहाँ से लंब डाल दीजिए इस भुजा पे। ये भुजा कौन सी है, ए डी पे आप लंब डाल दीजिए ई एम, है ना, लंब डाल दिए, ये एम और ये एन हो गया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, लिखेंगे डी से भुजा ए ई पर लंब डी एन डाला तथा ई से, देखिए ई से एडी पर लंब क्या किए, एडी पर लंब ई एम डाला। ठीक, ये अपने अभी तक क्या किया, लिख दिया रचना और उत्पत्ति और सिद्ध करना। अब हम करेंगे प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन प्रूफ कैसे होगा। देखिए हम आपको बता दें करना क्या है तो मिटा दे रहे हैं, आप समझ में आ गया। आप सबसे पहले यहाँ पे 4 समकोण त्रिभुज बनेगा, चारों समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद आगे का काम हम बताएंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, चारों समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, सबसे पहला जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, आप यहाँ से अगर ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज छोड़िए, एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बन रहा है ए डी। आप सिर्फ इस वाले भुजा की तरफ देखिए, 2 त्रिभुज बन रहा होगा। कौन सा, भुजा ए बी में, भुजा ए बी में एक त्रिभुज बन रहा है ए डी और ई, है ना। लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में। ठीक, अब यम और यन को कुछ देर के लिए भूल जाइए, लिखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समकोण का आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो लिखिए 1/2
आधार देखिए क्या है, ए से लेके डी तक ये क्या है, आधार है, ए डी अगुड़े। ऊंचाई अब देखिए लंबवत ऊंचाई, इसमें जो है ये क्या है, ए डी है ना, इसकी लंबवत ऊंचाई क्या है, ये है कि नहीं, है ना, ई एम है। कैसे लंबवत ऊंचाई है, देखिए उस त्रिभुज को अलग से बनाते हैं, तो इस पे है ये लंब पड़ रहा है ना, इस वाले भुजा पे यही लंब है ना, ठीक। यहाँ से अब नहीं चेक करेंगे। अब इसके बाद ई एम हो गया, समीकरण नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज नीचे वाला लेंगे, कौन सा, डी और बी और क्या, ई में, त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज जब डी ई बी में लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ये भी होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब बताइए 1/2 तो लिख दिए, आधार क्या है, आधार है डी से लेके बी तक, डी बी, और ऊंचाई क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं एक त्रिभुज इस तरीके से है, एक त्रिभुज इस तरीके से है, अब इसमें हम कहें कि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई बाहर भी हो सकती है, लंबवत, जो लंबवत होगी वही ऊंचाई होता है, ठीक है। तो जैसे एक त्रिभुज है, डी से आया बी तक और बी से आया कहाँ तक, ई तक, यही त्रिभुज है, लेकिन इसकी जो लंबवत ऊंचाई है ये है, आगे आगे जो बढ़ा है, ठीक है। लंबवत ऊंचाई कौन है, आगे जो बढ़ा है, जैसे यहाँ पे आगे जो बढ़ा त्रिभुज से बाहर, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ से क्या इसकी लंबवत ऊंचाई हो जाएगी, ई एम, ई एम। अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो आगे कोई भी और दिक्कत नहीं होने वाली है, यही समझना था, मेन खेल था। अब फिर क्या करेंगे हम, अब इस वाले लाइन के लिए त्रिभुज लेंगे, लिखिए त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, अब ए ई डी में जो लंबवत ऊंचाई है वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक, समझ में आया। चलिए, ए ई डी में लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है, आप लोग कक्षा 6 से ही जान रहे हैं, ठीक। अब हमको देखना ये है कि 1/2 ठीक है, आधार आपका कौन सा, ए से लेके ई तक, ए ही आपका क्या है, आधार। ऊंचाई अब देखिए, ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, लंबवत वाला, सी डी ये होगा 1/2, पहले में लिखे हैं, अब लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे क्या है, ऊंचाई है, ठीक। अब 1/2 आप लिख दिए, आधार क्या है, ई से लेके सी तक, ई से लेके सी तक, ऊंचाई देखिए इसमें भी वही है, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ तक आया, अब ये अगर आगे चला जाता तो ये 90 डिग्री का कोण बनता, ठीक है, जैसे यहाँ से गया, यहाँ से आ गया, ठीक, और लंबवत ये नहीं है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका लंबवत ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी से लेके एन तक। अब हम आपको याद करने का ट्रिक बताएं, कैसे पता चला कौन हो जाएगा। देखिए ई एम हमको काटना है हर हाल में, ठीक, ई एम काटना है, उसी तरह से डी एन काटना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे हो रहा है तो ये ट्रिक और याद कर लीजिए, अगर यहाँ डी एन है तो हर हाल में इधर से घुमा डी एन पे लाना है, ठीक है, और यहाँ पे ई एम है तो हर हाल में इधर से घुमा के ई एम पे ले जाना है ना। अब क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर 4 तक हमने कर लिया। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से समीकरण 1 और जो समीकरण 2 है इसको भाग देंगे,
फिर समीकरण 3 और समीकरण 4 को भाग देंगे तो 2 समीकरण और हमको प्राप्त होगा। यहाँ से लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर तो देखिए मिलेगा क्या, त्रिभुज कौन सा है, डी, ये क्या है, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ए ई डी का क्षेत्रफल। अब इसके बाद फिर त्रिभुज कौन सा है, डी बी ई का क्षेत्रफल, है ना। ए ई डी लिखिए, देखिए यहाँ से ए डी ई लिखिए चाहे ए ई डी लिखिए, बात वही है, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 और ए डी और गुणे क्या हो जाएगा, ई एम, आई हो जाएगा 1/2 और डी बी और गुणे क्या हो जाएगा, ई एम, ई एम से ई एम खत्म और 1/2 से 1/2 खत्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक, इतना हमने लिख दिया। मिला क्या, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, समीकरण नंबर 5। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 3/4, समीकरण 3/4, ठीक। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ए ई और गुणे क्या हो जाएगा, डी एन, इसी तरह 1/2 और क्या है, ए सी और गुणे डी एन, डी एन से डी एन खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, ये हो जाएगा त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए ई बटे ए सी, समीकरण नंबर 6। अब देखिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ए ई डी 5 और 6 में ए ई डी दोनों बराबर है, यानी कि ए डी ई लिखो और ए ई डी लिखो, बात एक ही है, ठीक है, दोनों त्रिभुज एक ही है। तो दोनों ऊपर वाला बराबर है लेकिन नीचे वाला बराबर नहीं है। अगर नीचे वाला बराबर हम कर देंगे तो इधर वाला ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये भी बराबर हो जाएगा, फिर हमको जो लाना है वो मिल जाएगा। अब करेंगे कैसे बराबर, एक नियम हम लोग जानते हैं, इसको मिटाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। अगर मान लेते हैं एक त्रिभुज, क्या नाम है, 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे, देखिए जैसे अगर इसको ध्यान दिया जाए, ये इधर आ रहा है, इसका आधार DE पड़ रहा है और इधर वाले त्रिभुज का भी आधार क्या है, DE है। एक ही आधार और एक भुजा समांतर हो, ऐसा कोई त्रिभुज होता है तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ई ए कह रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी एक ही आधार DE पर और पर बने हैं और उनकी दो भुजाएं क्या है,
बी सी समांतर किसके, डी ई हैं। अतः अगर ऐसा कुछ होता है, यानी आधार एक ही हो, है ना, और इसके बाद फिर उनका कोई भी दो भुजा आपस में समांतर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समांतर, वो दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज कौन सा, डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई बराबर हो जाएगा त्रिभुज ई सी बी, त्रिभुज ई सी बी। ठीक, यानी कि त्रिभुज डी बी ई बराबर हो जाएगा ई सी बी, ई सी डी के। ठीक है, ई सी डी, इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ डी बी ई है वहाँ पर हम ई सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, डी बी ई कहाँ पे है, डी बी ई है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ई सी डी लिख सकते हैं। अब क्या करिए आप, इसका मान रख दीजिए, डी बी ई के जगह पे ई सी डी रख दीजिए, है ना। लिखिए समीकरण 7, समीकरण 7 का मान समीकरण किस में रख दें, 5 में रखने पर, जब 5 में रखेंगे तो सबसे पहले 5 है क्या उसको लिख देते हैं, त्रिभुज ए, त्रिभुज ए कह रहे हैं, हाँ, ए ई डी का क्षेत्रफल अवटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्या मिला है, ए डी बटे डी बी, ये मिला है ना। समीकरण 5 उठा के चुपचाप रख दिए हैं। अब संशोधन क्या करना है, हम जान रहे हैं कि डी बी ई के जगह ई सी डी लिख सकते हैं, तो डी बी ई के जगह क्या लिख सकते हैं, ई सी डी। अब इसको मान लीजिए समीकरण 8। अब आप क्या करिए, समीकरण 6 को और समीकरण 8 को मिलाइए, देखिए एल एच एस बराबर आएगा ए ई डी ई सी डी ई सी डी, तो एल एच एस बराबर है ना, तो आर एच एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 6 तथा 8 में एल एच एस बराबर है, अतः क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी, अब बराबर यहाँ से हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ठीक, देखिए जब ये वाला एल एच एस इसके बराबर है तो है आर एच एस इसके बराबर हो जाएगा, है ना, यही तो हमको लाना था, ए डी डी बी डी बी और उसके बाद ए ई सी ई सी। ठीक है, ये लाना था, हमने ला दिया। इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आधा घंटा लग गया प्रूफ करने में, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर देगा, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, अभी थेल्स का विलोम सम है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं थेल्स प्रमेय आपने सीख लिया, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब अगला जो टॉपिक है आपका प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम है, उससे आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये, है ना, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और ये ज़्यादातर देखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से पता नहीं लोगों को दुश्मनी किस बात की है, उसको कराते ही नहीं, छोड़ देते हैं। चलिए लेकिन मैं कराऊंगा, ध्यान से समझिए। थेल्स प्रमेय का विलोम है क्या, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि 50 दिन 50 मैराथन सीरीज जो है उसमें एक सिंगल क्वेश्चन और एक सिंगल आपका फार्मूला, एक सिंगल थ्योरम, कुछ भी छूटने वाला नहीं, हर एक चीज बताएंगे। क्या पता थेल्स प्रमेय ना पूछ के थेल्स प्रमेय का विलोम पूछ ले, तब जानेंगे ही नहीं, कैसे होगा। आइए समझते हैं उसका विलोम क्यों कहा जाता है, इसका रीजन समझे पहले। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि एक सबसे पहले हम आपको त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद त्रिभुज बना के हम समझाएंगे ये ए है, ए बी है और ए सी है। कह रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, यानी दो भुजा, एक भुजा यहाँ ले लीजिए, एक भुजा यहाँ ले लीजिए, को क्या करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी ये अनुपात की बराबर है, यहाँ ए से लेके
मान लेते हैं ये डी है और ये ई है, ए से लेके क्या है डी और डी से लेके बी तक ये अनुपात बराबर है किसके, ए से लेके ई तक के और ई से लेके सी तक के अनुपात के बराबर है। अब की अनुपात बराबर है तो वो जो रेखा है डी वो तीसरी भुजा बी सी के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, यानी कि अब की बात दिया ये है, क्या दिया है ध्यान से समझिएगा, ए डी अवटे डी बी, डी बी अब की ये बराबर है ए ई बटे क्या ई सी, ये बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आपका जो ये डी ई है वो समांतर होगा किसके, बी सी के, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए विलोम हो गया कि नहीं, विलोम कैसे हो गया, पहले दिया था ये सिद्ध करना था इसको, अब की बार दिया है ये और सिद्ध करना है हमको इसको, यानी इसके पहले दिया था कि वो समांतर है तो हम सिद्ध करके दिखाए थे वो समानुपाती हैं, और अब की दिया है कि ये समानुपाती हैं तो हमको सिद्ध करके दिखाना है क्या, समांतर है। तो ये विलोम है कि नहीं, है ना। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले आपको जो दिया है होगा उसको लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है नीला वाला मार्कर कहाँ है, दिया है ऐसे जैसे पिछले वाले में लिखे हैं वैसे लिख लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें क्या है, ये क्या भुजा ए एक बी तथा भुजा ए सी पर दो बिंदु क्रमशः 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 डी तथा ई हैं, दो बिंदु क्रमशः डी और ई को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। को यहीं पे पर लिख लीजिए, ठीक, इतना आप लिख लिए। और क्या दिया है, तथा और दिया है कि ए से लेके डी तक और बराबर है डी से लेके बी तक, है ना, ए ई और बटे ई सी, ये आपको दिया है। ठीक, इसके बाद हमको करनी क्या है, सिद्ध करनी है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि ये जो समान डीई है वो समांतर होगा किसके, डीई समांतर होगा किसके, बीसी के, यही सिद्ध करना है ना। तो इसको जो है हम एक कंट्राडिक्शन मेथड से सिद्ध करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है जो दिया रहेगा है हम उसको मान लेंगे कि नहीं है और लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि वो है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, आपको दिया है कि ये समांतर डीई समांतर किसके, बीसी है, हमको ये सिद्ध करना है, तो हम मान लेते हैं नहीं है, हम मान लेते हैं डीई समांतर बीसी नहीं है, हम मान लेते हैं एक एक रचना कर देते हैं इस तरीके से, एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे एफ, हम मान लेते हैं डी एफ जो है ये डी एफ समांतर है किसके, बीसी के। ठीक, तो अभी बाद में प्रूफ हो जाएगा कि जो ये एफ है और जो ई है वो दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही है। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा वही देखेंगे। हम क्या करते हैं, लिखते हैं रचना, बिंदु बिंदु डी से बिंदु डी से ए ई पर एक रेखा डी एफ खींचा, डी एफ खींचा, है ना, जो ए बी समांतर, जो डी एफ जो डी एफ समांतर किसके, बी सी है ना, डी एफ समांतर क्या है, डी एफ समांतर बी सी है, मान लिया। अब उल्टा रचना कर दी, अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे।
है ना। यहाँ से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये क्या है, दिया है। ठीक है, दिया है ना, इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 1। ठीक, और उसके बाद चूंकि लिखिए डी एफ समांतर क्या हो जाएगा, बी सी। कैसे, रचना से, रचना से अगर डी एफ समांतर बी सी है तो अभी हम जान रहे हैं कि थेल्स प्रमेय से कि यहाँ से लेके ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक और डी से लेके बी, डी बी, डी से लेके बी तक, ये बराबर हो जाएगा ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक और एफ से लेके सी तक, ए एफ बटे एफ सी बराबर हो जाएगा कि नहीं। ये समीकरण नंबर 2। कैसे, थेल्स प्रमेय लिख देते हैं यहीं पे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने थेल्स प्रमेय क्या है, अगर समांतर है और हमने यहाँ पे मान लिया कि ये डी एफ समांतर किसके, बी सी के है, तो ए से लेके डी तक, डी से लेके बी तक, वो ए से लेके एफ तक और एफ से लेके सी तक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय। ठीक, अब क्या करेंगे, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, इधर वाला देखिए ए डी बटे डी बी बराबर, लेकिन इधर एक में ए ई है, ए ई है, एक में ए एफ है, इधर वाला बराबर नहीं है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब एल एच एस बराबर है आर एच एस बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी, ए बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी। ठीक, अब क्या करिए, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए। यहाँ लिख देते हैं समीकरण, समीकरण कह रहे हैं यहाँ वही जो है ए ई बटे ई सी और उसके बाद बराबर है ए एफ बटे एफ सी। अब प्लस में 1 इधर कर दीजिए, प्लस में 1 इधर कर दीजिए। अब क्या होगा, ये तिर्यक का गुणा हो जाएगा, एक में गुणा हो जाएगा ए एफ, अब उसके बाद प्लस ई सी, ए एफ बटे ई सी। ठीक, और उसके बाद फिर रुको रुको, ए एफ बटे ई सी, हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा ई सी और बराबर हो जाएगा ए एफ और उसके बाद फिर प्लस एफ सी बटे क्या हो जाएगा, ये ए ही है, ये ए ही बटे ई सी और ये ई सी है, फिर ए एफ बटे एफ सी, फिर यहाँ पे एफ सी का एक में गुणा होगा और नीचे क्या हो जाएगा एफ सी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ए ई और ई सी, ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक, ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा का पूरा ए सी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये यानी कि ए से लेके ई तक और ई से सी तक ये पूरा ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, ए सी बटे ई सी बराबर ए से लेके एफ तक और एफ से लेके सी तक, ए एफ और एफ सी, ए से एफ तक और एफ से सी तक, ये बराबर क्या हो जाएगा, पूरा ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, नीचे क्या है एफ सी, ए सी से ए सी खत्म, उसके बाद फिर क्या बचा, 1 बटे ई सी और फिर ये बराबर 1 बटे एफ सी, है ना। तो अब 1 बटे में फिर से व्युत्क्रम कर दीजिए, तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी। अब क्या देख रहे हैं, सी से लेके ई तक और यही सी से लेके एफ तक बराबर है। ऐसा कब हो सकता है, आप बताओ, ऐसा कब हो सकता है कि सी से लेके ई तक भी बराबर है, वही चीज है सी से लेके एफ, यानी दोनों बराबर है, वो तभी हो सकता है जब ये दोनों एक ही बिंदु पे हो, है ना। अब लिखेंगे, चूंकि ई सी बराबर एफ सी है, अतः यह तभी संभव है, तभी संभव है जब, यह तभी संभव है जब ई और एफ
दोनों क्या हो, दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हो, एक ही बिंदु पर स्थित हो। तो एक ही बिंदु पर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं ना। ये भी या तो ये संरेख हो लिख दीजिए, या तो एक ही बिंदु पर स्थित हो लिख दीजिए, बात एक ही है। अतः क्या हो जाएगा, DE समांतर BC। यानी कि हम जो माने थे कि DF समांतर BC है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो DF है वो EF जो है FC और EF दोनों बराबर है, यानी C से लेके E तक और C से लेके F तक दोनों बराबर हैं। तो ये DF कुछ और नहीं बल्कि DE है, DE ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है थेल्स प्रमेय को हमने सिद्ध कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से थेल्स प्रमेय पूछा जाता है ऐसे ये भी पूछ लिया जाता है। अगर मान लेते हैं थेल्स प्रमेय पूछ लिया और ठीक है, नहीं पूछा तो विलोम पूछ लिया, तो क्या करेंगे। तो इसलिए आपको ये बता दिए, और थेल्स प्रमेय आप जाके ढूंढिए, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, बहुत कम जगह जो है थेल्स प्रमेय बताया भी गया है ना, इसलिए मैं और फोकस किया हूँ कि इसको जरूर बताऊँ। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ये अभी थेल्स प्रमेय से रिलेटेड एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, जो आगे जब सवाल सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा, तो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए, समझते हैं क्या लिखा है। दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती हैं, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा समान कोणिक, यहाँ पे ये कैसे है, इस चीज को हम समझते हैं। उसके बाद फिर हम प्रूफ कर देंगे कि भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। ABC ये क्या है, त्रिभुज है। तो थेल्स प्रमेय से कहा गया था कि अगर मान लेते हैं ये जो भुजा AB है और जो भुजा AC है, इस पे एक दो बिंदु लेते हैं, एक D और एक E। तो ये जो होता है A से लेके D तक और D से लेके B तक बराबर होता है, A से लेके E तक और E से लेके C तक बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ABC बड़ा वाला, कौन सा त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE। अब ये समान कोणिक त्रिभुज है ना। हाँ हो, सही बात है। अब देखो ये समान कोणिक त्रिभुज है, तो हमको सिद्ध करना है इनकी भुजाएं भी क्या है, समानुपाती हैं। अब देखिए कैसे समान कोणिक है, जैसे ये कोण क्या है, कोण A बराबर कोण A, दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है ना। इसी तरह से अगर ये, क्योंकि जो हमारा DE है वो समांतर के किसके है, BC के। जो DE है वो समांतर BC के है। तो जब भुजाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से उस वाले में जो कोण है ADE वो बराबर हो जाएगा ABC, कोण ABC, कैसे, एकांतर। ठीक, इसी तरह से जो AED है, कोण AED ये बराबर हो जाएगा कोण ACB, कोण ACB, ठीक है। ये भी क्या है, एकांतर। अब आपको इसको प्रूफ नहीं करना है, ये कभी पूछेगा ही नहीं प्रूफ करना है। बस हम आपको दिखा दिए कि ये बता दिए कि ये कैसे जो है समान कोणिक है। हमको सिर्फ ये करना है कि ये क्या है, समान कोणिक है, तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी। यानी ये इन दोनों का, ये A से लेके D तक त्रिभुज की बात हो रही है, अब इन भुजाओं की नहीं। AD और फिर A से लेके सीधे B तक, यानी हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये जो आपका भुजा A से लेके D तक है पहले वाले त्रिभुज में, और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है AB, सीधे AD और सीधे AB है ना, और बराबर हो जाएगा AE, छोटा वाले त्रिभुज में AE और बड़े वाले त्रिभुज में AC। आपकी हमको दिखाना है ये बराबर है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, है ना। उससे पहले लिखेंगे, चूंकि क्या है, DE समांतर BC।
और जब दोनों समांतर होते हैं तो थेल्स प्रमेय से हम क्या जानते हैं, ए से लेके डी तक और डी से लेके बी तक ये बराबर है ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक, ये बराबर है। लेकिन आप ये जानते हो हाई इतना का अनुपात, लेकिन इसमें क्या दिया, हाई छोटा वाला और फिर यहाँ से ये पूरा बड़ा वाला, देखो ए भी है, हाई कहाँ डी भी है, अंतर है कि नहीं, है ना। तो ये हम जानते हैं। अब करेंगे क्या, व्युत्क्रम करने पर, क्या कर दीजिए, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम कर लीजिए, एडी को लिख लीजिए डी बी, क्या लिख लीजिए डी बी बटे ए डी, और उसके बाद फिर बराबर ए ई को लिख लीजिए ई सी बटे ए ई, है ना। व्युत्क्रम करके +1, व्युत्क्रम लिख लीजिए करके दोनों तरफ, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर व्युत्क्रम करके एक जोड़ दीजिए। अब होगा क्या, ये डी बी है और उसके बाद प्लस ए डी का इसमें गुणा होगा, ए डी हो जाएगा अब बटे नीचे ए डी होगा ही, ठीक। अब बराबर क्या है, ई सी है और प्लस में एक है तो हो जाएगा ए ई हो जाएगा और नीचे ए ई तो है ही। अब ध्यान से समझो, डी बी और ए डी, डी से लेके बी तक, डी बी और ए से लेके डी तक, यानी कि डी से लेके ए तक और डी से लेके बी तक, ये दोनों दिया है जोड़ के, तो ये पूरा ए बी हो जाएगा कि नहीं, पूरा क्या हो जाएगा ए बी, और नीचे क्या दिया है ए डी। अब बराबर ई से लेके सी तक और ई से लेके ए तक, ई से लेके सी तक और ई से लेके ए तक, ये बराबर पूरा हो जाएगा ए सी, पूरा क्या हो जाएगा ए सी और बटे ए ई हो जाएगा ना। पुनः क्या करिए, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। तो व्युत्क्रम जब करेंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, है ना, ये तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब इसका प्रूफ पूछे या ना पूछे, पूछेगा भी नहीं, लेकिन ये जो हमने थेल्स प्रमेय बताया था और थेल्स प्रमेय का विलोम बताया था, आपको यकीन अगर ना हो तो आप जरूर जाके देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और यकीन है तो हम बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थेल्स प्रमेय पूछ लिया जाता है या थेल्स प्रमेय का विलोम पूछा जाता है। 60% चांस है प्रमेय थेल्स पूछेगा, 40% चांस है कि विलोम ही पूछ सकता है, ठीक है। ये हम क्यों बताएं, आगे जब सवाल लगाएंगे उदाहरण नंबर 1 देखिए सेम टू सेम होगा, ठीक है। जब आप सवाल लगाएंगे तो इनका काम हमको पढ़ने वाला है, इसलिए हमने इसको भी बता दिया। इस तरीके से कुछ भी नहीं छूटा है प्रूफ करने वाला। अब हम लोग जो है कल से करेंगे क्वेश्चन, प्रश्नावली कौन सा होगा, 6.2 वाला आएगा। 6.1 तो हो ही गया है, 6.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब किस पे आधारित है, थेल्स प्रमेय पर आधारित है ना। तो उसको हम लोग करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी अब अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद।